महाराष्ट्र के नागपुर में एक स्लम एरिया है कस्तूरबा नगर। मर्द दिन भर रिक्शा मजदूरी या कोई छोटा मोटा काम करके, औरतों बड़े घरों में काम करके अपने बच्चों की परवरिश करती हैं। लेकिन 13 अगस्त 2004 शुक्रवार की सुबह इस बस्ती की कोई भी औरत अपने काम पर नहीं गई। सभी घरों में एक अजीब सी तैयारी चल रही थी। कोई पत्थर पर मिर्च घिसकर उसका घोल बना रही थी, कोई मिर्च पाउडर अपने पल्लू में बांध रही थी, कोई सब्जियों के थैले में सब्जी काटने वाले दरांत और चाकू छुपा रही थी, कोई कांच इकट्ठा कर रही थी, कोई पत्थर के टुकड़े थैलों में भर रही थी। किसी के हाथ में छतरी थी और छतरी के अंदर एक ऐसा घरेलू सामान जिसको जरूरत पड़ने पर हथियार बनाया जा सके। फिर एक एक कर ये औरतें अपने घर से बाहर निकल चींटियों की तरह एक ही दिशा और एक ही लाइन में चेहरे पर बिना किसी भाव के चल पड़ती हैं। बस्ती से बाहर निकल मेन रोड पर आकर किसी ने ऑटो पकड़ा, किसी ने बस, किसी ने टेम्पो। जिसको जो ट्रांसपोर्ट मिला उसमें बैठकर एक ही दिशा में चल पड़ी। जिसको कुछ नहीं मिला वो पैदल ही चल पड़ी। लगभग 7-8 किलोमीटर का सफर तय करके ये औरतें पहुंच गई नागपुर जिला कोर्ट, जहां आज अक्कू यादव की पेशी होनी थी। ये सभी औरतें उसी के इंतजार में अलग अलग जगह पर लोगों में घुल मिल गई। कोई फुटपाथ पर बैठा, कोई गैलरी में, कोई फैमिली कोर्ट में। जब भी कोई पुलिस वैन आती उनको लगता अक्कू आया होगा। लेकिन दोपहर के 2:15 का टाइम हो चुका था। अब तक इन औरतों को लग रहा था कि कहीं आज ना लेकर आए। तब ये कोर्ट के बाहर चाय पीने लगे। अभी चाय का कप हाथ में पकड़ा ही था, एक पुलिस वैन आई जिसमें से अक्कू उतरा। उसके हाथ में हथकड़ी थी। उसी हथकड़ी के दूसरे सिरे पर एक और कैदी बंधा हुआ था। जैसे ही अक्कू यादव ने इन बस्ती वालों को देखा तो वो और ज्यादा अकड़ के साथ चलने लगा। तभी उसने एक औरत को घूरते हुए कहा, बाहर आकर बताता हूँ। फिर औरत ने गुस्से में गाली देते हुए अपनी चप्पल उतार कर उसे फेंक कर मारी। जैसे ही चप्पल हवा में तैरती हुई अक्कू को जाकर लगी, ऐसा लगा जैसे सभी औरतों को हमले का सिग्नल मिल गया। सभी औरतें अक्कू पर टूट पड़ी। पुलिस वाले दोनों कैदियों को लेकर कोर्ट के अंदर भागे और चैनल गेट बंद कर दिया। लेकिन तभी कुछ औरतें दूसरे दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। पुलिस और अक्कू की आंख में मिर्ची फेंक दी। तब तक सभी औरतें दूसरे लकड़ी के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस गई और चाकुओं से हमला करना शुरू कर दिया। अक्कू यादव घिर चुका था। जब तक वहां मौजूद पुलिस वाले कुछ समझ पाते तब तक हालात हाथ से निकल चुके थे और कुछ ही देर में भीड़ वहां से गायब हो गई। दोपहर लगभग 2:35 पर जब भीड़ वहां से हटी और शोर थमा तो सफेद संगमरमर से बने उस कोर्ट का रूम नंबर 7 अक्कू यादव के खून से पूरी तरह लाल हो चुका था। उसके कई अंग शरीर से कटकर अलग पड़े हुए थे। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था। पुलिस, जज, वकील और कोर्ट में आए लोगों की भीड़ देखते ही रह गए। लेकिन ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कि इन औरतों को ये कदम उठाना पड़ा? इस वीडियो में इस केस की एक एक परत खुलेगी। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। मेरा नाम दया है, आप देख रहे हैं केस विद दया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कस्तूरबा नगर नाम में आजादी की याद, लेकिन हकीकत में बेड़िया। ये कोई आम मोहल्ला नहीं था। ये वो जगह थी जहां हर सुबह बदबू और डर के साथ शुरू होती थी। टूटी झोपड़ियां, कच्ची गलियां, नालियों का गंदा पानी और उन गलियों में जीते लोग। दलित समाज के वो परिवार जिन्हें सदियों पहले हाशिए पर धकेल दिया गया था। इनकी गरीबी सिर्फ हालात नहीं थे, पहचान बन चुकी थी। इसी बस्ती में, इसी खामोशी के बीच एक नाम धीरे धीरे डर बन गया, अक्कू यादव। ये आदमी पहले एक मामूली गुंडा था, लेकिन वक्त के साथ वो खुद को कस्तूरबा नगर का राजा समझने लगा। उसके साथ गुंडों की पूरी फौज चलती थी।
लूट मार पीट जुल्म सब कुछ खुलेआम। और हैरानी की बात ये नहीं थी कि उसे रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो परिवार रहते थे पुलिस को उनकी कोई परवाह नहीं थी। इसी सिस्टम की वजह से पैदा हुआ था वो डर जिसने 15 साल कस्तूरबा नगर की हर गली को गुलाम बनाए रखा। साल 1972 में जन्म हुआ था भारत कालीचरण यादव का, जो आगे चलकर अक्कू यादव कहलाया। पशुपालन से घर चलता था। अक्कू ने 7वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया। घर की जिम्मेदारियां, नशा, जुआ, 6 बहनें और गलत आदतों वाले 6 बड़े भाई, यही सब उसकी दुनिया बन चुके थे। इसी दौरान उसके पिता की मौत हो गई और परिवार की रीढ़ की हड्डी टूट गई। बहनों की शादियां करने में एक एक कर सभी पशु भी बिक गए। अब इनके पास घर चलाने के लिए कोई भी सहारा नहीं था। नशे और जुए की लत भी लग चुकी थी, उसके लिए पैसे की जरूरत थी। अब अक्कू के पास 2 रास्ते थे, मेहनत या अपराध। उसने मेहनत की बजाय क्राइम का रास्ता चुना। उसे पता था कि कस्तूरबा नगर में कौन सबसे कमजोर है, किसको आसानी से निशाना बना सकता है। दलित मजदूर, जिनकी सुनवाई ना समाज में थी और ना ही सिस्टम में। अक्कू यादव की ताकत सिर्फ उसके हथियारों में नहीं थी, उसकी असली ताकत थी लोगों की चुप। किसी का पैसा और सामान छीनने के लिए, किसी का खून करना और खामोश करने के लिए, किसी भी औरत की इज्जत कुचल देना उसके लिए एक नॉर्मल सी बात थी। दुष्कर्म उसके लिए अपराध नहीं, एक हथियार था। एक ऐसा हथियार जिससे अक्कू पूरे मोहल्ले को डरा कर चुप रखता था। वो इस बात को अच्छी तरह जानता था, इस कुकृत्य से किसी भी औरत को जो जख्म मिलता है वो शर्म के मारे अपने आप ही समाज से छुपा लेती है। उसने ये देखना छोड़ दिया था कोई बच्ची है या बूढ़ी औरत, प्रेग्नेंट है या बीमार। 1991 में उसके खिलाफ पहली बार गैंग रेप की शिकायत दर्ज हुई थी। इसके बाद 13 साल तक अक्कू यादव पर कई अपराध दर्ज हुए, जिनमें हिंसा, जबरन वसूली और गैर कानूनी कब्जे शामिल है। कहा जाता है कि कोई औरत अपने घर में भी सेफ नहीं थी। औरतों का शोषण करने के लिए वो उनके घरों में ही घुस जाता था। कस्तूरबा नगर के हर तीसरे घर में कोई ना कोई उसकी सताई हुई पीड़िता थी। वहां की गलियों में उसकी दरिंदगी की कहानियां आज भी फुसफुसाहटों में जिंदा हैं। 22 दिसंबर 1990 को सुबह लगभग 4 बजे के आसपास अक्कू ने बस्ती के एक घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक आदमी ने खोला। अक्कू ने उससे कहा कि मुझे तेरी बीवी से अकेले में बात करनी है। जब वो आदमी नहीं माना तो अक्कू ने जबरदस्ती उसे बाथरूम में बंद कर दिया और उसकी वाइफ को घसीटते हुए बाहर ले गया। उस औरत की चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग जाग तो गए, लेकिन किसी में बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई। सभी अपने दरवाजों से झांक कर देख रहे थे। अक्कू उस औरत को घसीट कर बस्ती के बाहर किसी सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब इस घटना की शिकायत पुलिस में की गई तो पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की, बल्कि ये बोला कि तेरा अक्कू के साथ चक्कर चल रहा होगा। ये अक्कू यादव ने पहला दुष्कर्म किया था। यहीं से उसकी हिम्मत और बढ़ती चली गई। कोई कहता है उसने शादी के तुरंत बाद एक औरत की जिंदगी तबाह कर दी, एक आदमी को नंगा करके उसी की नाबालिग बेटी के सामने सिगरेट से जलाया। ऐसा जुल्म होने के बाद भी लोग आवाज नहीं उठा पाते थे, क्योंकि सबको पता था शिकायत का मतलब और बड़ा जुल्म सहने के लिए तैयार रहना। जब अक्कू यादव की शिकार एक पीड़िता इंसाफ की उम्मीद लेकर थाने पहुंची तो वहां उसके साथ उससे भी बड़ा जुल्म हुआ जो वो झेल कर आई थी। जिन पुलिस वालों से वो इंसाफ मांगने गई थी, उन्होंने ही उसका सामूहिक दुष्कर्म कर दिया। वक्त के साथ अक्कू यादव की हैवानियत बढ़ती चली गई। उसे यकीन हो चुका था कि कस्तूरबा नगर में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बस्ती में थी एक आशा भगत नाम की औरत जो बस्ती वालों की हेल्प करती थी। किसी के पास खाना ना हो तो खाना देती थी। अक्कू किसी को पीट रहा हो तो बीच में पड़ जाती थी। आशा भगत शराब बेचती थी। उसके पास सभी तरह के क्रिमिनल आते थे।
इसीलिए अक्कू को लगता था ये किसी दिन उसका साम्राज्य खत्म कर सकती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के कट्टर होने लगे। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब आशा भगत और कुछ लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि इसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस पर डायरेक्ट हमला कर सके। इसलिए उसको विश्वास में लेकर उसे बहुत सारी शराब पिलाई गई। जब वो कुछ नशे में हो गया तो उस पर हमला किया गया, लेकिन अक्कू यादव खतरा भांपकर तुरंत वहां से भाग गया। हमला चाकुओं से हुआ था, खून ज्यादा बह गया। तब उसके देख दोस्त अविनाश तिवारी ने अपना खून देकर उसकी जान बचाई थी। अविनाश तिवारी जैसे अक्कू का दोस्त था, वैसे ही आशा भगत का भी दोस्त था, लेकिन अक्कू यादव को ये पसंद नहीं था और अविनाश को आशा भगत के पास जाने से मना करता था। लेकिन अविनाश का हर बार एक ही जवाब होता था कि जैसे तू मेरे लिए दोस्त है, वैसे ही आशा भी मेरे लिए दोस्त है। साल 1997 चल रहा था। इसी बात पर दोनों के बीच बहसबाजी हो गई और अक्कू ने चाकू से हमला कर दिया। अविनाश वहीं पर खत्म हो गया। तभी आशा भगत वहां पर आई और अक्कू को गालियां देने लगी कि जिस आदमी ने तुझे अपना खून देकर तेरी जान बचाई, उसी को तूने मार दिया। अक्कू उसे धमकी देकर चला गया कि अगला नंबर तेरा है। 8 जून 1999 की रात को आशा अपने घर का दरवाजा बंद कर सोने की तैयारी में थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। आशा ने दरवाजा खोला तो सामने अक्कू यादव अपने गुंडों के साथ खड़ा था। उसने आशा पर हमला कर दिया। चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी 14 साल की बेटी भागी आई और अपनी मां को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन अक्कू यादव पर भूत सवार हो चुका था। उसने किसी की नहीं सुनी और बेरहमी से आशा भगत को मार दिया। बालिया और अंगूठी निकालने के लिए उसके कान और उंगलियां तक काट दी। इस केस में अक्कू सिर्फ 16 महीने में बाहर आ गया, क्योंकि गवाह और सबूत नहीं था। इसके बाद तो उसने बस्ती वालों पर और ज्यादा कहर ढाना शुरू कर दिया। वो घर घर जाकर घिनौने काम करता और कोई कुछ नहीं कर पाता। एक दिन उसकी गैंग एक ऐसी औरत के घर पहुंची जो 10 दिन पहले ही मां बनी थी। शरीर कमजोर था, आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन उन दरिंदों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। शर्म के बोझ तले दबकर उस औरत ने खुद को आग के हवाले कर दिया। एक दूसरी घटना में 7 महीने की गर्भवती औरत को घर से घसीटकर सड़क पर लाया गया। सबके सामने उसके साथ दुष्कर्म किया गया। ऐसी ही घटनाओं के डर से 25 परिवार बस्ती छोड़कर चले गए। जिनके पास जाने का कोई ठिकाना नहीं था, उन्होंने अपना जीने का तरीका बदल लिया। औरतों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, बेटियों का स्कूल छुड़वा दिया, फेरी वालों ने इन गलियों में आना ही छोड़ दिया। पुलिस सब कुछ देखकर भी खामोश थी, क्योंकि निशाना समाज का सबसे कमजोर तबका था। लेकिन इसी तबके का एक घर ऐसा भी था जिसकी तरफ आंख उठाने के लिए अक्कू यादव ने कभी सोचा भी नहीं था। नारायणे परिवार। इस परिवार की ताकत थी इनकी शिक्षा। इस बस्ती में रहने के बावजूद उनकी सोच कस्तूरबा नगर की सीमाओं से बहुत आगे थी। मधुकर नारायणे दलित समाज से थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। हाई स्कूल तक शिक्षा ली और टेलीफोन डिपार्टमेंट में नौकरी हासिल कर ली। उनकी वाइफ अलका नारायणे कम उम्र में शादी हुई, फिर भी उन्होंने पढ़ाई की। एक एक रुपया जोड़कर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। नतीजा ये हुआ कि जिस मोहल्ले में कॉलेज का सपना भी कोई नहीं देखता था, नारायणे परिवार के 5 बच्चे यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर निकले। साधारण सी दिखने वाली उनकी बेटी उषा नारायणे के अंदर एजुकेशन की वजह से ही इतना कॉन्फिडेंस था कि वो किसी भी गलत बात पर चुप नहीं रहती थी। उसने होटल मैनेजमेंट की डिग्री पूरी की और जल्दी ही एक बड़े होटल में नौकरी ज्वाइन करने की तैयारी में थी। लेकिन कभी कभी किस्मत इंसान को वहीं वापस ले आती है जहां से वो निकल चुका होता है, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। उषा कस्तूरबा नगर से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले जुलाई 2004 में वो एक बार फिर अपनी उसी बस्ती में वापस आई। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये वापसी उसकी जिंदगी का
सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। उस वक्त कस्तूरबा नगर में डर अपने चरम पर था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसी डर के बीच उषा की जिंदगी और कस्तूरबा नगर दोनों में बदलाव की शुरुआत होने वाली है। कैसे एक अकेली लड़की ने 15 साल के डर को चुनौती दी और कैसे इस चुनौती ने कस्तूरबा नगर की किस्मत बदल दी। क्या सिस्टम ने इस लड़की का साथ दिया या फिर इंसाफ के लिए इसे खुद आगे आना पड़ा? इसका जवाब मिलेगा आपको इस कहानी के पार्ट 2 में। धन्यवाद।